हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंट का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जो कि है चैप्टर नंबर 9, मशीन आवर रेट मेथड। ठीक है, मशीन आवर रेट मेथड जो है आपका चैप्टर है, इसमें क्या है कि ये जो है ना, मेन आप ध्यान रखना है कि ये मेथड तभी यूज़ होगा जहाँ पर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जिस भी कंपनी, आप कह सकते हो कोई भी इंडस्ट्री है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्किंग वाला काम होगा वो सारा मशीन्स के ऊपर होगा। ठीक है, यानी लेबर के हिसाब से ज़्यादा जो यूज़ होगी वहाँ पर मशीन्स यूज़ होनी चाहिए, वहाँ पर ही ये जो मेथड है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मेन बात आपने ध्यान रखनी है इसमें। दूसरा, हम लोग जो ये चैप्टर करने जा रहे हैं, ये चैप्टर छोटा भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, आसान भी है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को। मीनिंग क्या है मशीन आर रेट का? सबसे पहला ये दे रखा है, मशीन आर रेट में क्या होता है कि आप मशीन्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है पर आवर की, वो निकालने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? मशीन आर रेट मेथड को यूज़ करते हो। अब मशीन आर रेट मेथड जो है आप किस तरह से यूज़ करोगे, उसका एक फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, जितने भी फैक्ट्री के ओवरहेड्स आएंगे उनको आप टोटल मशीन आवर से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं पीरियड्स के दे रखे थे 10,000 रुपीज़ और 4 सिमिलर मशीन्स पर काम हो रहा था। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है मशीन के वो कितने थे? 2500। एंड इफ द मशीन ऑपरेट्स फॉर 500 आवर्स, अगर मशीन जो है वो 500 आवर्स के लिए जो है ऑपरेट करती है, तो आप क्या बोलोगे, कैसे निकालोगे? जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे 2500 को आप मशीन और जो भी दे रखे होंगे उनसे डिवाइड कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे का कितना रुपए बनता है। तो एक घंटे का कितना रुपया बना? ₹5। ठीक है, अब अगर आप सपोज करो कि ऐसी 10 मशीनें हैं तो क्या कितना बन जाएगा? 5 में से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 मशीन्स का, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितने रुपीज़ की कॉस्ट आ जाएगी आपकी? 50 रुपीज़ की। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है आगे का टॉपिक वो है फैक्टर्स एंड प्रोसेस ऑफ मशीन आर रेट मेथड। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं और किस तरह से आप प्रोसेस को करोगे जब आप मशीन आर रेट मेथड को यूज़ करोगे। अब यहाँ पर ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है वहीं पर ही जहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो मोस्टली मशीन्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ओवरहेड्स भी जो है इस केस में मशीन से ही रिलेटेड होंगे। ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी थी, वही बात इन्होंने लिख रखी है। उसके बाद है प्रोसीजर किस तरह से होगा। पहला है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं, ठीक है, आप उनको फैक्ट्री ओवरहेड्स को फर्स्टली अपोर्शन करोगे। अपोर्शन भी किस में करोगे? जो डिफरेंट मशीन्स हैं उसमें अपोर्शन करोगे। और मशीन्स जो हैं आप उनको क्या लेकर चलोगे? एक तरीके से कॉस्ट सेंटर लेकर चलोगे, उनको कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट करोगे, या फिर एक इंडिविजुअल मशीन को भी आप कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट कर सकते हो। और बाकी अगर ग्रुप ऑफ मशीन्स हैं, सिमिलर टाइप की मशीन्स हैं, तो उनका ग्रुप बनाकर भी आप उनको कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड है वर्किंग आवर्स ऑफ अ मशीन आर कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड। पीरियड के लिए ही कैलकुलेट किया जाएगा जो भी मशीन्स उस टाइम पे एक पर्टिकुलर पीरियड में रन की गई हैं। उसके बाद थर्ड इन्होंने बोला कि जो भी ओवरहेड्स होंगे मशीन कॉस्ट सेंटर्स के, आप उसको डिवाइड कर दोगे जितने भी इफेक्टिव मशीन आवर्स आए हैं। ठीक है, उससे आप एक पर्टिकुलर मशीन आवर रेट निकाल सकते हो या ग्रुप ऑफ मशीन्स के भी निकाल सकते हो, जिस भी तरह से आपका केस होगा। जैसे कि ग्रुप ऑफ मशीन्स को आपने कॉस्ट सेंटर मान रखा है तो उनके निकल जाएंगे, और अगर आपने सिर्फ एक इंडिविजुअल ही मशीन को ही कॉस्ट सेंटर मान रखा है तो उसी को निकल जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, वेयर अ जॉब इज कंप्लीटेड बाय अ सिंगल मशीन। अगर जॉब जो है वो किसी भी तरह से सिंगल मशीन के द्वारा कंप्लीट की गई है और उसके ऊपर जो भी घंटे आपने स्पेंड किए हैं उस मशीन के ऊपर, उसमें से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे मशीन आवर रेट जो आपने निकाला होगा। ठीक है, फिर आपको टोटल वो पता चल जाएगा कि कितना आपका जो है खर्चा है, कॉस्ट है। और अगर जॉब जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा मशीन पर की गई है और उसके ऊपर अगर आपको आवर्स स्पेंट निकालना है, या आप कह सकते हो एक्चुअली में कॉस्ट निकालनी है, तो जो भी आपने आवर्स स्पेंट किया होगा हर एक मशीन के ऊपर उसको कैलकुलेट करोगे। उसको कैलकुलेट करने के बाद उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे उन रिलेटेड मशीन से। रिलेटेड मशीन से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी जो एडिशन है एक तरीके से उन सबको ऐड कर दोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बोलता है जो भी एस्टिमेटेड आवर्स आए हैं, फॉर्मिंग द बेस फॉर कैलकुलेशन शुड ऑफन बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल आवर्स
वर्क एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट अफेक्टेड। जैसे एस्टिमेटेड आवर्स बना रखे होते हैं कि हम इतना घंटा काम कर लेंगे, तो जो भी एक्चुअल आवर्स आए होंगे पहले आप जो एस्टिमेटेड आवर्स हैं उनको एक्चुअल आवर्स से कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद आप जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी उनको करोगे। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि कॉम्प्रिहेंसिव और कंपोजिट मशीन और रेट जो है वो कंप्यूट किया जाएगा बाय इंक्लूडिंग वेज ऑफ मशीन ऑपरेटर। जो वेज ऑफ मशीन ऑपरेटर है यानी जिस पे भी मशीन पर जो पर्सन काम कर रहा है उसके भी वेजेस को इंक्लूड किया जाएगा टू द टोटल ओवरहेड्स एलोकेटेड टू द मशीन। मशीन पर जितने भी टोटल ओवरहेड्स एलोकेट किए गए हैं उनको भी रखा जाएगा। ठीक है, एक अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव या फिर कंपोजिट मशीन और रेट निकालना है तो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हमने सबसे पहले बोला कि मशीन आवर्स जो हैं उनके लिए आपको मशीन्स की जो डिफरेंट बेसिस है अपोर्शनमेंट के, पहले आपको उसको अपोर्शन करना होगा ओवरहेड्स को मशीन्स के अंदर। ठीक है, तो उसी के ऊपर रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स टू द मशीन्स। फर्स्ट है कि जो भी एक्सपेंसेस अपोर्शन किए जा रहे हैं मशीन्स के ऊपर, ठीक है, वो सारे के सारे आर एंटायरली फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड नॉट मशीन्स एक्सपेंसेस इटसेल्फ। मशीन इज ट्रीटेड एज कॉस्ट सेंटर। मशीन्स पर जो भी खर्चा अपोर्शन किया जा रहा है पूरा या जैसे भी, तो वो जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा है जिसको आप मशीन के ऊपर अपोर्शन कर रहे हो और मशीन को आप क्या मान रहे हो, कॉस्ट सेंटर मान रहे हो। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आपका क्या क्या इंक्लूड होगा, मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होंगे जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन है और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन है, उसके बाद है आपका पावर एक्सपेंसेस है या फिर आपके रिपेयर एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो भी एक्सपेंसेस आपने डायरेक्टली मशीन पर चार्ज किए हैं या डायरेक्टली एलोकेट किए हैं वो अगर एलोकेट हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं हो सकते तो फिर आप क्या मान लोगे, उनको ओवरहेड और उनको अपोर्शन कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है दो फैक्ट्री ओवरहेड्स विच आर ऑफ मिक्स नेचर। ऐसे कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं जो कि मिक्स्ड नेचर के हैं या फिर आप कह सकते हो कि आप उसको डायरेक्टली एलोकेट भी नहीं कर सकते हो और उनको किसी एक स्पेसिफिक जो आपका मशीन है उसके ऊपर आप बता नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये जो होंगे अपोर्शन होंगे सुटेबल बेसिस के ऊपर। वही बात हो गई जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि किस मशीन के हैं, किस तरह से एक्सपेंसेस हैं, जहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो, तो वहाँ पर जो भी ओवरहेड्स का खर्चा होगा, जो भी कॉस्ट का खर्चा होगा, उसको आप किसी सुटेबल बेसिस पर क्या कर देते हो, अपोर्शन कर देते हो। उसके बाद नेक्स्ट है सम ओवरहेड्स आर सच which cannot be related to machines such as store expenses, rent of building, repair of building, employees welfare expenses। कुछ ऐसे ओवरहेड्स भी होते हैं जो कि मशीन से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो इनको जो है आप अपोर्शन करोगे और एब्जॉर्ब करोगे सुटेबल बेसिस पर ही। और थोड़े ये क्या होते हैं कि क्लोजली मशीन आर रेट से क्लोज होते हैं, तो इस वजह से आप इनको इसी बेसिस पर मशीन आर रेट के बेसिस पर भी अपोर्शन कर सकते हो। अब बेसिस देखो, बेसिस में क्या है, पहला आपको बेस दे रखा है रेंट, रेट और टैक्सेस एक्सेट्रा। फ्लोर एरिया जो भी ऑक्यूपाइड होता है मशीन्स के द्वारा, ठीक है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि रेंट आप कितना पे कर रहे हो। जैसे मान लो रेंट आप 10,000 रुपीज़ का पे कर रहे हो और उस 10,000 रुपीज़ के ऊपर आपने जो है जिस मशीन पर काम हो रहा है उसका 1/4 ही मतलब काम ले रहे हो। ठीक है, उसका 1/4 एरिया, जो पूरा एरिया है उसका सिर्फ 1/4 एरिया उस मशीन के ऊपर है। ठीक है, मशीन वहाँ 1/4 एरिया पर ही है, तो आप उसका 1/4 निकाल कर ही उसका अपोर्शन करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। एक्चुअल डेप्रिसिएशन एज पर प्लांट रजिस्टर, प्लांट जिस भी हिसाब से रजिस्टर हुआ है उसके ऊपर जो भी एक्चुअल डेप्रिसिएशन होगा आप उसको लोगे। फिर नेक्स्ट है लाइटनिंग, नंबर ऑफ बल्ब्स और वॉटेज यूज्ड फॉर लाइटनिंग बाय द मशीन्स। नंबर ऑफ बल्ब्स और वॉटेज, नंबर ऑफ बल्ब्स कितने लगाए हुए हैं या कितने वॉट का आप इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया से यूज़ कर रहे हो, आप उसको चेक करोगे और उसके हिसाब से ही आप क्या करोगे, उसका अपोर्शनमेंट करोगे। फिर नेक्स्ट है हीटिंग, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मशीन्स और टेक्निकल एस्टिमेट्स। तो इसमें क्या होगा, आप हीटिंग के हिसाब से देखोगे कि कितना फ्लोर एरिया मशीन ने ऑक्यूपाई कर रखा है या फिर आपके टेक्निकल एस्टिमेट्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। फिर पावर है, हॉर्स पावर ऑफ द ईच मशीन, मशीन की कितनी पावर है, टेक्निकल एस्टिमेट देखोगे, मीटर रीडिंग्स आप चेक करोगे। ठीक है, उसके हिसाब से अपोर्शन करोगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स और मेंटेनेंस का खर्चा कितना हुआ है, अगर ये एलोकेशन जो है एलोकेट कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि हाँ इसका इतना खर्चा है तो ठीक है। बाकी आप चेक करोगे कि कितना टाइम लिया है, ठीक है,
काम करने में यानी रिपेयर करने में, तो उसके हिसाब से भी आप इसको कर सकते हो अपोर्शन। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड बाय द सुपरवाइजर्स ऑन ईच मशीन। हर एक मशीन के ऊपर सुपरवाइजर ने कितना घंटा लगाया है, डिवोट किया है, उस हिसाब से भी आप इसको अपोर्शन करोगे। उसके बाद है लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। ये सारे एक तरीके से ना बेसिस है कि आप इस तरीके से आप जो है अपोर्शन कर सकते हो मशीन्स के ऊपर, जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है। नेक्स्ट हम कर रहे थे लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, रेशियो देखेंगे आप एम्प्लॉयज़ की, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क कर रहे हैं उस मशीन के ऊपर। फिर नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आप ये देखोगे कि कितना इंश्योरेंस पीरियड है, आपने कितना रेशियो का इंश्योरेंस ले रखा है, सारी मशीन्स की वैल्यू को चेकआउट करोगे। उसके बाद है लुब्रिकेटिंग ऑयल है आपका, कॉटन वेस्ट है या फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स है, तो इनके जो भी एक्सपेंसेस हैं इनको आप एलोकेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर वर्कड इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। अदरवाइज अगर आपको सर्टेन टाइम पीरियड का नहीं पता है तो दूसरा क्या है, आप साइज के बेसिस पर भी कर सकते हो, ठीक है। और कंज्यूमेबल स्टोर्स का अगर आपके पास रिकॉर्ड आपने मेंटेन कर रखा है तो उसके बेसिस पर भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन हायर परचेज। हायर परचेज में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है उसके बेसिस पर भी, जैसे कि जो भी मशीन्स आपने परचेज की हैं हायर परचेज सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ओरिजिनल परचेज प्राइस के ऊपर, तो आप वो देखोगे, ठीक है। ये जो ओरिजिनल परचेज प्राइस होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ना कि आपका ओवरहेड होता है। बट ये जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है इसको आप ट्रीट करोगे ओवरहेड की तरह ही, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह। वैसे तो अगर हम अकाउंट्स की बात कहें, जो आपके नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं, तो उसमें तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही इसको ट्रीट करेंगे। बट इन द केस कॉस्ट अकाउंटिंग में आप इसको ओवरहेड की तरह ट्रीट करोगे और उसके हिसाब से आप उसको अपोर्शन करोगे। नेक्स्ट है मिसकलानियस एक्सपेंसेस। अगर इस भी जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो हैं, इसमें क्या है आपका इंडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ ऑयल, कॉटन वेस्ट, लुब्रिकेंट्स शुड बी चार्ज बाय एलोकेशन। एलोकेशन के हिसाब से चार्ज होंगे और जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ मशीन्स। मशीन्स की जिस भी तरह की वैल्यू होगी, जितने भी की भी मशीन होगी, उस हिसाब से उनको अपोर्शन कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जनरली जो इंटरेस्ट है आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के तरह ट्रीट नहीं करते हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो एज अ ओवरहेड होगा और जो भी मशीन से रिलेटेड होंगे उसको आप मशीन के ऊपर अपोर्शन कर दोगे, और जो डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज होगा ओरिजिनल परचेज प्राइस के ऊपर, उसको भी आप देखोगे अपोर्शन करने के टाइम पर। उसके बाद कुछ सर्टेन ओवरहेड्स हैं जो कि इसके मतलब जो आपकी मशीन्स हैं उनके साथ थोड़ा बहुत उनका रिलेशन रहता है, जैसे कि आपके स्टोर्स एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस होते हैं वर्क मैनेजर के, फोरमैन के, या फिर आपके अदर इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं, प्लानिंग एंड रिसर्च के एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग के हैं, और टेलीफोन एक्सपेंसेस के हैं, या स्ट्रीट लाइटनिंग के हैं। तो ये सारे ओवरहेड्स जो हैं ये मशीन्स के ऊपर आप अपोर्शन करोगे और मशीन आवर्स बेसिस पर ही अपोर्शन करोगे, विच आर प्रोडक्शन आवर्स, जो कि आपके मेन प्रोडक्शन आवर्स होंगे। आइडल टाइम नहीं देखोगे इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन और कंप्यूटेशन, या आप कह सकते हो कि आप कैलकुलेट करोगे मशीन आर रेट को, ठीक है। इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है इसके रिगार्डिंग। आपने बस ये देखना है कि आप किस तरह से कर रहे हो। एक है आपका स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरे होते हैं आपके मशीन एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर क्या आता है, कैसे करते हो वो देखो। अब इस स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आपको ग्रुप दे रखे हैं, जैसे कि आपका है रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, रेट्स और टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मशीन, सैलरी ऑफ मैनेजर है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है या वॉचमैन है, या जनरल लाइटनिंग है, इसके एक्सपेंसेस हैं, कॉटन वेस्ट है, क्लॉथ वेस्ट है, आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है, और कंज्यूमेबल स्टोर्स का है, सन्ड्री सप्लाईज हैं। इन सब के जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे ये एक तरीके से आपके एक्सपेंसेस का ग्रुप है, इसको आप स्टैंडिंग चार्जेस बोलोगे, ठीक है। अब इसमें देखो स्टैंडिंग चार्ज डिनोट सच एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्ज क्या डिनोट करते हैं, वो एक्सपेंसेस जो कि आपके मशीन से रिलेटेड नहीं है, रनिंग ऑफ मशीन से इतने रिलेटेड नहीं है, बट ये जो है आपके रिक्वायर होते हैं टू बी इनकर्ड होंगे जब आपकी मशीन आइडल होंगी तब भी, ठीक है। ये ऐसे चार्जेस होते हैं जैसे कि मान लो मशीन खाली पड़ी है, उस पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन फैक्ट्री का जो रेंट है, फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसका जो रेंट है वो तो पे करना पड़ेगा,
ठीक है, यानी आपका अगर काम हो रहा है या नहीं हो रहा तो भी आपको वो एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं आप, बट कह सकते हो कि ये इनडायरेक्टली रिलेशन में है। फिर नेक्स्ट है ऑपरेटर्स वेजेस और ये इंटरेस्ट। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के ऊपर ही देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला है ऑपरेटर्स वेजेस के अंदर, ये जो है आपका एक तरीके से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और इसको हम प्राइम कॉस्ट के अंदर शो करते हैं। प्राइम कॉस्ट में याद है आप क्या क्या यूज़ करते हो, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये आपके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ठीक है, डायरेक्ट जो वेजेस वाली कॉस्ट होती है वो है, तो आप इसको प्राइम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हो। ठीक है, इफ एन ऑपरेटर मैनेजेस सेवरल मशीन्स, अगर एक ऑपरेटर सेवरल मशीन्स को मैनेज कर रहा है तो जो वेजेस उसकी शो होगी वो स्टैंडिंग चार्ज में शो होंगी। और कुछ ऑथर्स ने ये कहा है कि इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी, आफ्टर एडिंग ऑपरेटर्स वेजेस एज कॉम्प्रिहेंसिव मशीना रेट। पहले आप मशीना रेट के अंदर उसको ऐड करोगे और उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आप जब मशीन परचेज करते हो या फिर आप मशीन जो है हायर परचेज सिस्टम पर ले रहे हो, तो उस टाइम पर अगर आप कुछ भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वहाँ पर ये जो है आपका फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है। और जनरली जो है इसका कंप्यूटेशन जो है इग्नोर किया जाता है मशीना रेट के अंदर, लेकिन कुछ ऑथर्स कहते हैं कि इसको स्टैंडिंग चार्ज के अंदर रखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स को, जैसे आप लोग हैं, अगर आप इसको स्टैंडिंग चार्ज मानते हैं और अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं मशीन आर रेट के अंदर कैलकुलेट करने के अंदर, तो उस केस में आप क्या करोगे, वहाँ पर एक नोट डाल दोगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर आप करेंगे तो एक नोट डाल देना कि हम इसको लेते हुए चल रहे हैं फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो उसमें आपके स्टैंडिंग चार्जेस जो हैं स्पेसिफिक पीरियड के टोटल किए जाएंगे एक साथ, और एक साथ टोटल करने के बाद आप क्या करोगे, जो भी टोटल आएगा उसको आप वर्किंग आवर्स जो है मशीन के उससे डिवाइड कर दोगे। जैसे नॉर्मल अभी हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था, तो आप उसमें क्या करोगे, जो भी स्टैंडिंग चार्जेस हैं ये ध्यान रखना स्पेसिफाइड पीरियड के, उनको टोटल करोगे। टोटल करने के बाद जो वर्किंग आवर्स हैं मशीन के उससे उसको डिवाइड कर दोगे। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद देखो नेक्स्ट मशीन एक्सपेंसेस, सेकंड वाला जो मेथड है। अब इस सेकंड मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन और मशीन देखोगे। मशीन का डेप्रिसिएशन अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो पर आवर के हिसाब से अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ मशीन लिखोगे, प्लस में इंस्टॉलेशन चार्जेस, माइनस में कोई आपको स्क्रैप वैल्यू अगर दे रखी है, उसके बाद आप डिवाइड कर दोगे टोटल वर्किंग लाइफ इन आवर्स। टोटल वर्किंग लाइफ इन आवर्स का मतलब है कि कितने साल ये मशीन चलेगी। ठीक है, लाइफ दे रखी होती है, एक्सपेक्टेड लाइफ जिसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नोट दे रखा है कि अगर जो लाइफ है मशीन की वो गिवन है नंबर ऑफ ईयर्स में, तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन वो कैलकुलेट होगा वो आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आप उसको डिवाइड कर दोगे वर्किंग आवर्स से। क्या बोला मैंने, इस चीज़ को ध्यान से देखना। जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल आगे करेंगे, चाहे वो थ्योरी में लिख कर आ रहे हो, आप प्रैक्टिकल में करोगे उसको अप्लाई, तो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो अब आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन मान लो ₹10,000 है। ठीक है, उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन के चार्जेस मान लो 5,000 के हैं। ठीक है, आपको कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है, मेरे क्वेश्चन में नहीं दे रखी, बाकी अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दे रखी हो तो आपने माइनस करना है। तो आप कैसे निकालोगे डेप्रिसिएशन, और आपको हाँ लाइफ दे रखी है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक चलेगी, मान लो ये चलेगी 10 साल तक मशीन। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो है, अभी आगे बताती हूँ, पहले हम लोग इतना कर लें, 10,000 प्लस में 5,000, स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन। ठीक है, और 10 डाल दोगे नीचे, कितने साल तक चलेगी वो डाल दिया, तो ये कितना हो गया 15,000/10। इसका मतलब डिप्रिसिएशन कितना लगा 1,500 का। ठीक है, अब आपने मशीन आवर रेट निकालना है। अब उसको निकालने के लिए अगर आपको वर्किंग आवर्स दे रखे हैं मशीन के, मान लो वर्किंग आवर्स जो है मशीन के वो हमें दे रखे हैं 300 घंटे के। क्लियर है, अब आप क्या करोगे, ये जो निकल कर आया है, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दोगे वर्किंग आवर्स से।
जो आपको वर्किंग आवर्स दे रखे होंगे। तो वर्किंग आवर्स कितने दे रखे हैं, उससे डिवाइड करा तो कॉस्ट कितनी आ गई, 5 रुपीज़ की। क्लियर है इतनी बात सबको। अब इन्होंने एक दूसरा नोट और दे रखा है। इन्होंने बोला कि अगर यहाँ पर डेप्रिसिएशन की एनुअल की फिक्स्ड परसेंटेज आपको गिवन है तो आप क्या मानोगे कि ये कौन सा एक्सपेंस है या कौन सा चार्ज है, स्टैंडिंग चार्ज है। लेकिन अगर आपको फिक्स्ड परसेंटेज नहीं गिवन तो आप क्या मानोगे कि ये मशीन एक्सपेंसेस के अंदर ही आएगा। क्लियर है। आगे देखो, पावर एक्सपेंसेस हैं आपके। इफ़ पर आर एक्सपेंसेस जो हैं पावर का कंज्यूम किए जा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये देखोगे कि कितना कंज्यूम किया जा रहा है। फिर आप उसकी यूनिट्स को देखोगे, फिर आप उसके जो भी यूनिट्स आएंगी यूनिट्स निकाल लोगे। यूनिट्स निकालने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं। कंज्यूम होने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एट द रेट, जो भी रेट होगा पर यूनिट का। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स और मेंटेनेंस में ये ध्यान रखना कि आपका रिपेयर और मेंटेनेंस जो है वो एक्सपेंसेस एक तरीके से ऐसे हैं जो कि आपके लाइफ ऑफ मशीन का पूरा एक तरीके से पूरा मशीन पर ही आ जाएगा, पूरे होल लाइफ जो है मशीन की। और एक होते हैं स्पेसिफाइड पीरियड की आपके गिवन है। ठीक है, दो तरीके से दे सकते हैं। और आपने उसमें पर आवर कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, उन सबको लोगे और उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ आवर्स से, क्योंकि एक मेन फॉर्मूला वही है। जो भी एक्सपेंसेस गिवन है उन एक्सपेंसेस को आपने टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स जो कह सकते हो, नंबर ऑफ आवर्स जो दे रखे हैं मशीन के, उनसे आपको डिवाइड कर देना है। फिर देखो, इट मे बी मेंशन डेट मशीन एक्सपेंसेस जो हैं कैलकुलेट किए जा रहे हैं जनरली आरली रेट्स इंडिविजुअली, अलग अलग तरीके से। आर रेट जो है कैलकुलेट किया जा रहा है सेपरेटली फॉर डेप्रिसिएशन, पावर एंड रिपेयर और मेंटेनेंस। तो ये जो आइडिया है विल फाइंड दिस प्यूरिफिकेशन। इसमें आपने क्या करना है, सबको अलग अलग कर लेना है। वीकली दे रखे हैं तो वीकली अलग कर लो, ठीक है। और आपको मंथली दे रखे हैं तो मंथली अलग कर लो। फिर उसके बाद आप उसको मेंशन कर दोगे, ठीक है। अलग अलग कैलकुलेट कर लो इन सबको और फिर उसके बाद आप इसका एग्रीगेट दिखा देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर इन्होंने ओवरहेड्स को जो है कुछ पर्सन जो हैं क्या करते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस में इनको ओवरहेड्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज नथिंग रॉन्ग नहीं है अबाउट दिस। इसमें क्या है कि ये मैटर है कन्वेंशन ओनली, ठीक है। एक तरीके से कहने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपको एडिक्वेट फिक्स्ड एक्सपेंसेस टू स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस टू मशीन चार्जेस। समटाइम्स ये जो है ना, क्या होता है कि इस तरह डिवाइड करने से कि आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस अलग दिखा दो, वेरिएबल अलग दिखा दो, उससे मिसलीडिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो मेन यहाँ पर यही है कि आप इतना फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस ना करके स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन एक्सपेंसेस को ही देखो। और देखने के बाद यहाँ पर सबका अलग अलग अगर आप सेपरेटली निकाल रहे हो तो निकालने के बाद आप ये मान के चलना कि आपके जो स्टैंडिंग आर्ली रेट हैं वो आपके कांस्टेंट हैं और मशीन आर रेट जो भी आपको गिवन होगा उससे आपने सब कुछ डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मशीन आइडल टाइम और सेटिंग टाइम। मशीन आइडल टाइम और सेटिंग टाइम में आप क्या करोगे, इफ जो वर्किंग आवर्स बजटेड जो हैं वो मान लो 48 आवर्स इन अ वीक है, बट दिस मशीन रिमेन्स आइडल फॉर 4 आवर्स इन दैट वीक। 4 आवर्स की मशीन जो है वो आइडल रहेगी, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, 48 में से माइनस कर दोगे वो 4 आवर्स, तो आपका आइडल टाइम निकल आएगा। क्लियर है। उसके बाद सेकेंडली, ईच मशीन रिक्वायर्स अ सेटिंग टाइम, को सेटिंग टाइम भी चाहिए होता है मशीन को, बट इट बिफोर इट स्टार्ट्स प्रोडक्शन। तो जो भी टाइम उस पर स्पेंड हुआ होगा तो आप उसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इफेक्टिव आवर्स ऑफ द मशीन कैलकुलेट करने के लिए। इफ़ मशीन ने अगर है मान लो 1 घंटा ले लिया है सेटिंग में और उसने वर्क कितना करा, 19 घंटे काम करा, लेकिन तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने हुए, 20 ही हुए। तो ये आप जब एब्जॉर्ब करोगे तो इसमें क्या करोगे, 1 आवर को भी आप एब्जॉर्ब करोगे, ठीक है। मशीन आइडल टाइम में क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे, लेकिन जो सेटिंग टाइम होगा मशीन को सेट करने में जितना भी टाइम लगा होगा आप उसको ऐड करोगे। क्लियर है। अब देखो, इन्होंने एक स्पेसिमेन दे रखा है कि आप किस तरह से मशीन रेट को कंप्यूट करोगे। स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है आपके, रेंट, रेट, टैक्सेस, लाइटनिंग एंड हीटनिंग, सुपरविजन चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एंड मशीन्स, कॉटन वेस्ट, कंज्यूमेबल स्टोर्स, लुब्रिकेंट्स,
लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, यहाँ पर आगे आपका टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, जो ये टोटल निकल कर आएगा, इस टोटल को आपने वर्किंग आवर्स से डिवाइड कर देना है। और ऐसी मशीन और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो डेप्रिसिएशन है उसमें मैंने बताया था जो कॉस्ट है आपकी, टोटल कॉस्ट आप देखोगे कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है, प्लस में आपकी इंस्टॉलेशन चार्जेस, माइनस में स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स ऑफ लाइफ। फिर ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पावर्स आपका जो है इज इक्वल टू यूनिट्स पर आवर, जितने भी यूनिट्स आपके निकल कर आएंगे इनटू में रेट पर यूनिट, स्टीम एंड वाटर, नेक्स्ट आपका मशीन आवर रेट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मशीन आवर रेट मेथड। पहला है साइंटिफिक मेथड इन केस ऑफ मोर यूज़ ऑफ मशीन्स, अगर ज़्यादा कहीं भी यूज़ हो रहा है तो साइंटिफिक मेथड है, हाँ ज़्यादा यूज़ हो रही है मशीन्स तो आप उसको मशीन आवर रेट मेथड यूज़ करोगे। सेकंड है डिवीजन इन फिक्स एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, अगर आप फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस को भी डिवाइड कर देते हो तो भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बस ये हो जाता है कि कई बार ये मिसलीडिंग जो है रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, अब वो आगे आपके डीमेरिट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, मशीन्स की एफिशिएंसी को आप मेज़र कर सकते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट आसानी से निकाल सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ आइडियल टाइम, आपको आइडियल टाइम की भी नॉलेज हो जाएगी, साथ ही साथ आपको सेटिंग टाइम का भी पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है फैसिलिटी इन एस्टिमेशन, एस्टिमेशन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, आप एस्टिमेट कर सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, सेटिंग कर सकते हो स्टैंडर्ड्स को और फिक्स कर सकते हो सेलिंग प्राइस को। ठीक है, थ्रू दिस। फिर नेक्स्ट है मशीन वर्सेस मैनुअल वर्क, अगर ये मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को ये डिसाइड करने में कि आप किसका ज़्यादा यूज़ करें, मशीन का या फिर मैनुअल लेबर का। ठीक है, अपने स्पेसिफिक प्रोसेस को, प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में ये इसमें भी हेल्प कर देता है, आपको बता देता है। उसके बाद है नेक्स्ट डीमेरिट्स, नॉट सुटेबल इन लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, अगर कहीं पर लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है यानी सारा वर्क जो है या मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो लेबर के थ्रू हो रहा है तो वहाँ पर ये जो है सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट है मोर कैलकुलेशन वर्क, यहाँ पर जो है क्लैरिकल वर्क और कैलकुलेशन वर्क इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन अपॉर्शनमेंट ऑफ सम एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि मशीन से रिलेटेड नहीं होते हैं फिर भी उनको एडजस्ट करना पड़ जाता है, तो वहाँ पर ये क्या है, सही नहीं है। ठीक है, नो डाउट यहाँ पर इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं या सम लिमिटेशंस हैं, बट जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे जो मैनुअल लेबर है उनका रिप्लेस हो रहा है और वो वहाँ पर क्या आई जा रही है, मशीन्स आई जा रही हैं, इन जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका भी नया इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जो मेथड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो जाएगा और आने वाले फ्यूचर में ये मेथड सही रहेगा फॉर द एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर जो है ये इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, थ्योरी में आपने इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मेन आप बस ये ध्यान रखना कि आप स्पेसिफिकेशन जो भी आपका है, ठीक है, उसके बाद आप कंप्यूटेशन कैसे कर रहे हो उसका एक स्पेसिमेन बना हुआ है वो याद करना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आप इसके मेरिट्स डीमेरिट अच्छे से कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आप जो है मशीन्स के ऊपर जो आपके ये अपोर्शनमेंट थे उनको ध्यान रखना। मीन्स ये जो चैप्टर है ना थ्योरी वाइज ये बहुत छोटा है थ्योरी वाइज, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो और प्रैक्टिकल वाइज भी छोटा है। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, क्योंकि जो आप लाइक करके जाते हैं वो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करूं। और साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिकल पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।